नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने सीबीआई द्वारा दाखिल जवाब पर लालू प्रसाद के वकील को प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा है। अब 11 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। बता दें कि दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाले के इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई कोर्ट ने विभिन्न धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई है। दुमका कोषागार मामले में बेल के लिए लालू यादव की ओर से 11 दिसंबर से पहले हाई कोर्ट में सीबीआई कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी जमा करानी होगी। दरअसल सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने हाफ सेंटेंस की कुल अवधि की जानकारी कोर्ट को दी, जिस पर सीबीआई के वकील ने सवाल उठाया। लिहाजा कोर्ट ने लालू प्रसाद के वकील को हाफ सेंटेंस पूरी करने को सत्यापित करने का निर्देश दिया। अब 11 दिसंबर को सजा की अवधि वेरीफाई होने पर लालू प्रसाद को जमानत मिल सकती है। 11 दिसंबर को गया है और जो हाफ कस्टडी हम लोग जो क्लेम कर रहे हैं उसको लोअर कोर्ट के ऑर्डर सीट से वेरीफाई करके तब अगले डेट में बताना है। उसके बाद तब फिर सुनवाई होगी। क्या जवाब दाखिल किया था जी, क्या कहना था कि अभी एक और 7 साल बचा हुआ है उसका? नहीं, उस पर नहीं, वो तो डिसाइड हो गया। पहले अदर एक्यूज को भी, जो अपेलेंट को जो बेल ग्रांट किया गया था, वो 7 साल का ही कैलकुलेट करके हाफ सेंटेंस पर दिया गया। वो 7 साल ही कैलकुलेट हो? हाँ, जो है सीबीआई वेरिफिकेशन हो जाएगी। 11 दिसंबर का 2 हफ्ता के अंदर हम लोग को आदेश मिला है कि कोर्ट से रिकॉर्ड मंगा के और उसके बाद वेरीफाई करके तब फिर इस पर अपना जवाब अति कीजिए, बहस कीजिएगा। 11-12 को हुई है, 11 दिसंबर को। शुक्रवार के दिन जो क्या जी, आर्गुमेंट तो हाफ सेंटेंस में ही था, तो वही हाफ सेंटेंस को वेरीफाई करने के लिए किया गया है। तो लोअर कोर्ट के रिकॉर्ड में रहता है कि कौन का एक्यूज कितने दिन कस्टडी में है, उसी में लिखा रहता है, उसी से वेरीफाई करने के लिए बोला गया। देखिए, जब भी जो बेल प्ली है वो डिफर होती है या आगे बढ़ता है उसका डेट, तो डेफिनेटली पूरे दल को बहुत निराशा होती है। बट स्टिल वी बिलीव कि जो भी डेट अभी नेक्स्ट आया है उसमें मतलब हमारे होप्स आए हैं कि अगले बार के जो डेट है उसमें डेफिनेटली डिसीजन हमारे फेवर में होगा। हाँ, आशान्वित है एंड बस वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द ट्रू जस्टिस टू बी सर्व्ड। यही है। एक मैटर आया कि जेल मैनुअल के वायलेशन का और तमाम चीजें जो बीच में आई। हाँ, देखिए, जेल मैनुअल का जो वायलेशन का लेकर जो बातें उठती हैं वो विपक्ष अक्सर उठाती है, क्योंकि जब से महागठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर बनी है, हेमंत सोरेन लेड गवर्नमेंट पे इसी बात को लेकर हमेशा टारगेट करती है जो विपक्ष है वो। और मैं इस पर यही कहूंगी कि जो जेल मैनुअल है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे पूरी तरह से लालू जी अबाइड करते हैं। और जहां तक उनसे मिलने की भी बात है तो सैटरडे के अलावा उनसे मिलने नहीं दिया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार 27 नवंबर को एक अधिसूचना जारी कर सूचित किया है कि वो सोमवार 7 दिसंबर से सामान्य कामकाज फिर से शुरू करेगा। उच्च न्यायालय माननीय न्यायालय के कोविड-19 समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन द्वारा आदेश पारित किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि मेट्रो रेलवे और उपनगरीय रेलवे दोनों ने सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं, सभी न्यायाधीश सोमवार 7 दिसंबर से सामान्य निर्धारण के साथ उच्च न्यायालय में बैठेंगे। तस्करी करके बंगाल ले जा रहे 2581 जीवित कछुए पुलिस ने पकड़ लिए हैं। बोरी में भरकर चोरी छुपे ले जा रहे इन कछुओं की बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने कछुआ ले जाने वाले 5 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। SSP ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा की। केंद्र को 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन रविवार को भी जारी है। प्रदर्शन के चौथे दिन किसान दिल्ली के 3 बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं इस बीच कई नेताओं ने किसानों के इस आंदोलन का समर्थन किया है और केंद्र सरकार की आलोचना की है। इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है
कि किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है, ऐसा लगता है कि वो देश के ही नहीं बल्कि बाहर के किसान हैं। उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। इस तरह का बर्ताव करना देश के किसानों का अपमान करना है। सड़क पे खड़े हैं, वो सड़क खाली कर दें। दूसरी चीज, हमारा सड़क रोकने का, रास्ता रोकने का प्रोग्राम नहीं है। हमारा दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। हम दिल्ली जाएंगे, रास्ते में पुलिस रोकेगी, बैरिकेड लगाएगी, हम उनके बैरिकेड तोड़ेंगे। उसके अलावा हमारी कुछ और बेनतियां हैं। हमारी तरफ से चाहे पुलिस गोली मार दे, हमारा कोई आदमी हाथ नहीं उठाएगा। समझ गए ना एक बार में? अगर किसी आदमी ने हाथ उठाया, हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। इसका मतलब वो आदमी हमारा नहीं है। पीछे जितने आंदोलन हुए, जहां हमने हाथ उठाया वहां आंदोलन टूट गया। आज एक आदमी के गुस्से से अगर ये हजारों लोगों का पेट पे लात लगे, वो बहुत गलत होगा। देखो, किसी को डंडा पड़ता है, गुस्सा आता है, लेकिन कंट्रोल करना है। हमने पिटना है, हमने गाली नहीं देनी, हमने किसी का वर्दी नहीं पकड़नी, हमने कोई तोड़फोड़, कोई आगजनी नहीं करनी। कोई नजदीक से गुजरता है, उसको घूरना नहीं है। पब्लिक हमने अपने खिलाफ नहीं करनी, पब्लिक हमने अपने खिलाफ नहीं करनी। ध्यान रखना इस बात का। और भाई, कोई भाई, मेरे को नहीं पता यहाँ कौन था, कोई भाई यहाँ भिंडरा वाले के बारे में कुछ बोल रहा था। मेरी बेनती है कि हम किसान की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, बाकी यहाँ पे कोई बात ना की जाए, बाकी यहाँ पे कोई बात ना की जाए। हमें सब धर्म हमारे लिए बराबर है, सब जातियां हमारे लिए बराबर है, सब कौमें हमारे लिए बराबर है, सारे वर्ग हमारे लिए बराबर है। पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार 26 नवंबर को टिप्पणी की कि सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बिहार के लोगों की मानसिकता को बदलने और स्थानीय आबादी में ये मिथक तोड़ने की है कि बिहार कोरोना को खा गया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ कोविड-19 से निपटने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए जाने की मांग करने और इस संकट से निपटने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण को सुनिश्चित करने संबंधी कई याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार 24 नवंबर को मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसके तहत विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। अधिनियम की प्रस्तावना दुरुपदेशन, बल, असम्यक असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए। दिल्ली की एक अदालत ने इस साल फरवरी में पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों से जुड़े इस मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जहां ने मंडोली जेल में कोविड-19 फैलने और अन्य चिकित्सा मुद्दों का हवाला देते हुए जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। अपर सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने 26 नवंबर को आरोपी की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 सहित उन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जिन पर आवेदक पर आरोप लगाया गया है, पिछले पैराग्राफ और जेल रिपोर्ट में हुई चर्चा में आरोपी इशरत जहां को अंतरिम जमानत देना उचित मामला नहीं समझता है। तो आज बस इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।